अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। जैसा कि हम बेसिस का टॉपिक जो है वो वेक्टर स्पेस में डिस्कस कर रहे थे, तो अब हम फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की तरफ मूव करने जा रहे हैं कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होती क्या है। उसके बाद हम बेसिस की जो है वो पहले तो हमने स्टैंडर्ड बेसिस की एग्जांपल्स डिस्कस की हैं। स्टैंडर्ड बेसिस के अलावा भी कुछ हम बेसिस की एग्जांपल जो है वो डिस्कस करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे जो है वो पूरे की पूरी वेक्टर स्पेस को वेक्टर्स जो है वो जनरेट कर लेते हैं इन स्टैंडर्ड बेसिस के अलावा भी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की जो है वो डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन में हमारे पास ये है कि अगर हमने एक वेक्टर स्पेस वी कंसीडर किया है ओवर सम फील्ड एफ, ठीक है, तो वी को जो है वो हम फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहेंगे इफ़ वी कंटेन्स अ फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर, कि अगर वी में हमारे पास जो है वो फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स हो और वो किस तरह के डेट फॉर्म ऑफ द बेसिस फॉर वी। ठीक है, इसमें अगर हमारे पास वी में जो है वो इसके अंदर कोई फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स का ऐसा हो, हम क्या ले रहे थे, एक वेक्टर स्पेस ले रहे हैं। ठीक है, इसको हमने कहा कि ये फाइनाइट डायमेंशनल होगी। कब फाइनाइट डायमेंशनल होगी? अगर इसके अंदर जो है कोई फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स का ऐसा सेट ऑफ वेक्टर इसके अंदर होगा जो कि हमारे पास जो है वो बेसिस फॉर्म करता है वी की, तो फिर हम इसको जो है वो कहेंगे कि ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। अदरवाइज़ हम इस वेक्टर स्पेस को जो है वो क्या कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो इनफाइनाइट डायमेंशनल है। ठीक है, इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर्स, अगर उसमें कोई एक सेट ऐसा फाइनाइट सेट ऐसा मिल गया जो कि उसकी बेसिस फॉर्म कर रहा हो, मतलब उस पूरी की पूरी वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा हो, ऐसा हमें एक सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का मिल गया, तो फिर तो वो फाइनाइट डायमेंशनल होगी। मतलब उसकी बेसिस पे डिपेंड कर रहा है कि जितनी बेसिस में एलिमेंट होंगे उतनी हमारे पास डायमेंशन होगी। और अगर हमें ऐसा सेट नहीं मिलता तो फिर वो हमारे पास वेक्टर स्पेस जो है वो फिर हमारे पास क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट डायमेंशनल हो जाएगी वेक्टर स्पेस। अब डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस। पहले तो हमने क्या कहा कि फाइनाइट और इनफाइनाइट की डेफिनेशन देखी कि फाइनाइट कब होगा, अगर उसमें जो है वो कोई एक सबसेट उसका ऐसा एग्जिस्ट करे उसके अंदर जो कि उस पूरी वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा हो, तो फिर वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगी। और अगर नहीं मिलता तो फिर वो इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगी। अब जो डायमेंशन है वेक्टर स्पेस की वो क्या है कि जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स उसकी बेसिस में होंगे वो उस वेक्टर स्पेस की क्या होगी, डायमेंशन होगी। ठीक है, अब फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस FDVS जो है ये फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस V इज सेट टू हैव अ डायमेंशन n, इसकी डायमेंशन जो है वो n होगी इफ़ n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी बेसिस ऑफ V। ठीक है, किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V की डायमेंशन हम जो है वो n कहेंगे अगर उसकी किसी बेसिस में जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो, n हो। ठीक है, इट मीन्स के डायमेंशन जो है वेक्टर स्पेस की वो हमारे पास, इसको हम रिप्रेजेंट, इसके लिए जो नोटेशन यूज़ की जाती है, अगर वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n है तो हम इसके लिए ये नोटेशन यूज़ करेंगे, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F, या फिर सिंपली हम डायमेंशन ऑफ V जो है वो इसको लिख लेते हैं, ये n है। ठीक है, एंड फिर इस तरह की वेक्टर स्पेस को जो है वो हम n डायमेंशनल जो है वो वेक्टर स्पेस कहेंगे अगर इसकी डायमेंशन जो है वो n आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने जो है वो क्या सपोज कर लिया, वेक्टर स्पेस हमने ले लिया है सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो इटसेल्फ एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो एक इनफाइनाइट सेट है, हमें पता है सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो एक इनफाइनाइट सेट है। लेकिन हमने इसको जो है वो वेक्टर स्पेस भी आर ली है, V वेक्टर्स भी, और फील्ड वाला जो सेट है वो भी हमने V भी, मतलब यहाँ पर हमने R ही ले लिया है, और F भी जो है वो हमने R ही ले लिया। अब हमारा जो है हम क्या कह रहे हैं कि इसकी हमने जो है वो डायमेंशन फाइंड करना चाह रहे हैं। तो डायमेंशन फाइंड करने के लिए हमें इसमें क्या कर चाहिए कि इसकी बेसिस चाहिए। अब हमने V वाला एक वेक्टर कंसीडर कर लिया जो कि इक्वल टू है किससे, 1 के, और 1 जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो इस ये जो V वाला वेक्टर है हमने जो सपोज किया है, ये हमारे पास जो है हमारे पास ये वाला वेक्टर सिंगल वेक्टर, हमने एक नॉन ज़ीरो वेक्टर है ये। ठीक है, एक तो सिंगल वेक्टर है, दूसरा हमारे पास क्या है कि नॉन ज़ीरो। तो लीनियर इंडिपेंडेंट की जो हम लोगों ने कंडीशंस पढ़ी थी, वहाँ हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि अगर हमारे पास कोई नॉन ज़ीरो वेक्टर होगा तो वो हमेशा जो है वो क्या होगा, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो इट मीन्स के वेक्टर जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है।
अब नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है कि ये अगर वेक्टर स्पेस आर को जो है वो स्पैन कर दे रियल नंबर्स को, कि सारे के सारे रियल नंबर्स हम इस वेक्टर से जनरेट कर सके, तो फिर ये जो है वो हमारा बेसिस में चला जाएगा। अब हमने कोई एक रियल नंबर आर जो है वो कंसीडर किया, तो इस आर वाले रियल नंबर्स को हम क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पर फील्ड भी जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स ही है, ठीक है। तो मतलब अल्फ़ा भी हमारा फिर अगर इक्वल टू आर ही हो और ये बिलोंग करता है रियल नंबर से, क्योंकि फील्ड भी हमने क्या ली हुई है रियल नंबर्स, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में हम इसको जो है वो किसी भी रियल नंबर को जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 के मल्टीपल की फॉर्म में। तो फिर यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि ये जो हमने 1 वाला एलिमेंट लिया है ये हमारे पास जो है ये इज़ द फाइनाइट, एंड ये एक फाइनाइट सेट हमने लिया है जो कि किसको स्पैन कर रहा है आर को, क्योंकि एवरी एलिमेंट जो है हर एलिमेंट जो इसका है रियल नंबर्स में से उसको हम इस 1 के जो है वो लीनियर कम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि हमें क्या रिज़ल्ट मिला यहाँ से हमें ये रिज़ल्ट मिला कि ये 1v वाला सेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और दूसरा ये स्पैन भी कर रहा है पूरी की पूरी वेक्टर स्पेस v को। तो फिर इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है वो क्या बना रहा है, बेसिस बना रहा है किसकी, वेक्टर स्पेस आर की, ठीक है। वेक्टर स्पेस आर की दोनों कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दी, लीनियर इंडिपेंडेंट वाली और स्पैनिंग वाली भी, क्योंकि हर एलिमेंट को जो है वो हम जनरेट कर सकते हैं। दूसरा ये सेट जो है जो हमारे पास बेसिस का सेट आ रहा है वो हमारे पास फाइनाइट आ रहा है, ठीक है, और इसमें हमारे पास फाइनाइट है। तो फिर इसका मतलब यहाँ से हमें क्या पता चला कि आर जो है रियल नंबर जो है ये फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ठीक है। ये सेट तो इनफाइनाइट था लेकिन इसकी जो डायमेंशन है वो फाइनाइट आ रही है, इसलिए ये फाइनाइट डायमेंशनल जो है वो वेक्टर स्पेस हमारे पास बन गई है। और इसकी डायमेंशन क्या है, अब डायमेंशन की बात हमने करनी है तो जितने बेसिस वाले सेट में एलिमेंट है जो इसका हमारे पास ऑर्डर है वही हमने कहा था कि वेक्टर स्पेस की क्या होती है डायमेंशन। अब इसमें हमें देख सकते हैं कि क्लियरली कि इसका हमारे पास जो ऑर्डर है वो आ रहा है 1, ठीक है। तो फिर इसकी सेट ऑफ रियल नंबर्स की जो डायमेंशन है वो 1 है, ठीक है। रियल नंबर्स जो है इसकी डायमेंशन हमारे पास क्या आ गई, 1 डायमेंशन आ गई, और ये हमारे पास क्या थी, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। हमने इसको जो है वो शो कर दिया और इसकी जो है वो डायमेंशन भी फाइंड कर दी, वो क्या आ गई है 1। अच्छा, अभी हमने जो है वो प्रीवियस पार्ट में ये रियल नंबर्स के लिए हमने इस सेट को एस वाले को जो है वो बेसिस जो है वो प्रूव किया है, ठीक है। और हमने क्या शो किया है कि ये स्टैंडर्ड बेसिस है, किस में हमारे पास वेक्टर स्पेस R2 में हमने इसको शो करवाया कि ये स्टैंडर्ड बेसिस है। तो फिर इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट आ रहे हैं, इसकी बेसिस में 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, मतलब फाइनाइट है। तो इसका मतलब है कि R2 भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, और इसमें जो है वो बेसिस के सेट में 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो फिर इसकी जो डायमेंशन है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशन हमारे पास हो जाएगी 2, ठीक है। मीन्स कि R2 भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और इसकी डायमेंशन हमारे पास जो है वो क्या होगी 2। अब इसी तरह जो है अब हमारे पास हम सारे जो हैं वो अगर हम RNs की इन जनरल बात करना चाहें, जैसे अभी हमने R2 की बात की, तो इट मीन्स कि अगर हम R3 में जाते हैं तो उसके लिए जो बेसिस आपको मैंने चेक करने के लिए दी थी, स्टैंडर्ड बेसिस जो थी वो 1 0 0 और दूसरी 0,1 0 और थर्ड वाली थी हमारे पास 0 0 1। तो फिर R3 की हमारे पास जो है ये भी एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और इसकी डायमेंशन जो है वो क्या होगी। अब फिर इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन अगर हम R3 की लिखना चाहें तो वो हमारे पास जो है वो होगी 3, क्योंकि इसके बेसिस में 3 एलिमेंट्स हैं। इसी तरह RN की जो है वो अगर हम इन जनरल हम कहना चाहें कि RN अगर हम ले लें तो इसकी फिर डायमेंशन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी N। अब नेक्स्ट हम लोग जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है ये लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के लिए, कि अगर हमने जो है वो एक S वाला सेट कंसीडर किया है जिसमें हमारे पास वेक्टर है V1 V2 VR तक हमारे पास इसमें वेक्टर्स हैं, और यहाँ पर R पे हमने कंडीशन लगा दी है कि R जो है वो हमारा ग्रेटर देन N है, और जो वेक्टर स्पेस हमने कंसीडर की है वो हमने RN कंसीडर किया है। तो RN की जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि RN की जो है वो हमारे पास डायमेंशन जो है वो क्या आनी है, N आनी है, ठीक है। RN की डायमेंशन N है, तो इससे क्या मतलब है कि इसकी बेसिस में कितने एलिमेंट्स हैं, इसकी बेसिस में हमारे पास N एलिमेंट्स है। अब अगर एक सेट है जिसमें इस N से जो है वो ज़्यादा एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये VR तक एलिमेंट्स आ रहे हैं और R हमने क्या लिया हुआ है ग्रेटर देन N,
तो एक ऐसा सेट जिसमें n से ज़्यादा एलिमेंट्स आ रहे हैं, फिर वो वाला सेट में जो वेक्टर्स होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, ये हमने क्यों कहा, क्योंकि हमारे पास जो बेसिस के सेट में एलिमेंट्स कंटेन करते थे वो n जो एलिमेंट हैं वो तो होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर उससे ज़्यादा एलिमेंट्स किसी सेट में आ रहे हैं किसी वेक्टर स्पेस की डिमेंशन से ज़्यादा, तो फिर वो वाला सेट जो है उस सेट S को जो है वो हम लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे। ठीक है, को इन अदर वर्ड्स हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास वेक्टर स्पेस V है और ऐसा हमने एक सेट कंटेन किया है, तो V बी द बेसिस ऑफ इन V बी द बेसिस ऑफ V, देन एनी कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स विच कंटेन्स मोर देन n एलिमेंट इज लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, अब अगर जो है ये हमने जो है वो ले लिया इस वाला सेट कंटेन करता है V में, और इसको हम कह रहे हैं कि अगर n तक ही हम एलिमेंट ले रहे हैं तो ये बेसिस बना रहे हैं V की, किसी भी वेक्टर स्पेस V की। इन जनरल मैंने कह दिया, पहले तो Rn के लिए बात की ना, अब इन जनरल कह दिया कि अगर ये S वाला सेट जो है वो वेक्टर स्पेस V की जो है वो बेसिस बना रहा है, तो मतलब इस वेक्टर स्पेस V की जो डायमेंशन है वो S होगी, क्योंकि इस वो n होगी, क्योंकि इस S वाले सेट में हमारे पास एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, n एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर कोई और कलेक्शन जिसमें इस n से ज़्यादा वेक्टर्स होंगे तो फिर वो जो है वो क्या हो जाएगी, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगी। अब ये एक हमारे पास जो है वो सेट S हमें गिवन है, जिसको हमने चेक करना है कि ये बेसिस बना रहा है R2 की या नहीं बना रहा। ठीक है, अब R2 की डायमेंशन हमें पता है कि जो डायमेंशन है R2 की वो क्या है, R2 की डायमेंशन हमारे पास है 2। ठीक है, और बेसिस बनाने के लिए हमें दो कंडीशंस चाहिए होती हैं, एक तो लीनियर इंडिपेंडेंट और दूसरा स्पैन करना चाहिए। अब इस वाले सेट S में टोटल एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, मतलब इस S वाले सेट का जो ऑर्डर है वो है 4, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। और वेक्टर स्पेस की जो डिमेंशन है R2 की वो है हमारे पास 2। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पर ये जो 4 है ये ग्रेटर देन है किससे, 2 से। तो हमने जो अभी प्रीवियस रिजल्ट में पढ़ा वो थ्योरम हमें क्या बताता है कि अगर कोई सेट ऐसा आ जाता है जिसमें वेक्टर्स जो हैं वो डायमेंशन से ज़्यादा हैं, डायमेंशन 2 है, तो फिर वो सेट S जो है वो क्या होगा, वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो इट मीन्स कि ये S वाला सेट जो है वो कभी भी बेसिस नहीं बना सकता, क्योंकि बेसिस के लिए तो हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट की कंडीशन जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यही रीजंस जो है वो मैंने यहाँ पर डिफाइन भी कर दी हैं कि हमने प्रीवियस थ्योरम को यूज़ किया, क्योंकि नंबर ऑफ वेक्टर्स इन S इज़ ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ R2, तो फिर हमें क्या पता चल गया कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, और बेसिस के लिए हमें क्या चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। हेंस हमारे पास कंक्लूजन क्या आ गई कि ये जो S हमने लिया है ये बेसिस नहीं बना रहा किसकी, R2 की। ये हमारे पास आ गई कंक्लूजन। अच्छा, ये जो डिफरेंट हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं, इसमें अगर हम रियल नंबर्स यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास बेसिकली एक लाइन होती है जो हमारे पास -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होती है। अगर हम R2 ले लेते हैं तो ये हमारे पास कार्टियन प्लेन होता है, R3 ले लेते हैं तो ये यूजुअल स्पेस है, और अगर हम Rn ले लेते हैं, हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम Rn ले लेते हैं तो फिर ये Rn जो है ये हमारे पास बन जाती है इक्लाइंड स्पेस। अब ये इक्लाइंड स्पेस जो है अगर हम इसमें अन की प्लेस पे 1 पुट कर देते हैं तो ये लाइन ही बन जाती है, दोबारा से R1 ही बन जाती है इस इक्लाइंड में, अगर हम n की प्लेस पे 1 पुट करते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम इसमें n की प्लेस पे 2 पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास कार्टियन प्लेन जो है वो बन जाता है। ठीक है, या फिर कम्प्लेक्स प्लेन भी उसको हम कहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों ने सेट्स के लिए तो डिस्कस कर लिया कि उसकी बेसिस जो है वो क्या आ रही थी, R के लिए कर लिया, R2 के लिए कर लिया, Rn के लिए हमने कर ली स्टैंडर्ड बेसिस डिस्कस। अब मैट्रिसेस के लिए जो स्टैंडर्ड बेसिस हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये हमने एक मैट्रिसेस की वेक्टर स्पेस कंसीडर कर ली है M2R। ठीक है, ये 2x2 जो है के रियल मैट्रिसेस हैं, जो कि इन्वर्टिबल रियल मैट्रिसेस हमने कंसीडर किए हैं। तो इस एक सेट S हमने जो है वो कंसीडर कर लिया, जिसमें हमारे पास एलिमेंट इस तरह की फॉर्म में आ रहे हैं। पहले वाले में फर्स्ट एंट्री 1 है, बाकी सारी 0, सेकंड एंट्री 1 बाकी सारी 0, थर्ड एंट्री 1 बाकी 0 और फोर्थ 1 बाकी 0। इस तरह का हमने जो है वो 4 मैट्रिक्स 2x2 के जो है वो हमने ले लिए हैं, और इनको हमने शो करना है कि ये हमारे पास जो है वो बेसिस बना रही है किसकी, M2R की, क्योंकि ये हमने जो है वो बेसिकली एक सबसेट लिया है ना M2R में से, और इसको हमने चेक करना है कि ये बेसिस बना रही हैं या नहीं।
तो पहले तो हमें जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करना पड़ेगा, उसके बाद हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये स्पैन कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस जो है वो हमें चेक करनी पड़ेंगी। तो पहले हमने इनको जो है वो वेक्टर्स का नेम दे दिया है v1 v2 v3 एंड v4। अब इसका लीनियर कम्बिनेशन हमने ले लिया है अल्फाज के साथ, और ये इक्वल टू जो है वो हमने ज़ीरो वेक्टर पुट करना होता है। अब ज़ीरो वेक्टर यहाँ पर जो है वो हमारे पास नल मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि 2x2 का नल मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि हम M2R में से जो है वो ले रहे हैं, तो ये 2x2 का नल मैट्रिक्स हमारे पास आएगा यहाँ पर। और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 4 जो हैं ये हमारे पास रियल नंबर्स में से आ रहे हैं। अब हम इसका लीनियर कम्बिनेशन ले लेते हैं। इसको जो है वो हमने ऐड कर लेना है, फिर इनको मल्टीप्लाई करवाने के बाद अल्फ़ा से, तो आप क्लियरली यहाँ से ऐड करने के बाद देख सकते हैं कि ये सारे अल्फाज की वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ जाती हैं। आपने इसको खुद से वेरीफाई करके भी देखना है। तो अगर सारे अल्फा ज़ीरो आ रहे हैं तो फिर ये वेक्टर्स जो हैं वो हमारे पास क्या हो गए हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट हमने स्पैन करवाना है, तो उसके लिए हमें इन जनरल जो है वो कोई एक मैट्रिक्स इसमें से 2x2 वाले मैट्रिक्स में से लेना पड़ना था, जिसमें ये ABCD और जो है वो रियल नंबर्स में से एंट्रीज़ हैं, और इसको जो है इसी लीनियर कम्बिनेशन को हमने अब इक्वल टू x पुट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ आ जाएंगी कि अल्फ़ा 1 वाला जो स्केलर है वो हम A के इक्वल लेंगे, अल्फ़ा 2 वाला B के इक्वल, अल्फ़ा 3 वाला C के इक्वल और अल्फ़ा 4 वाला D के इक्वल। तो यहाँ से हमें शो हो गया कि ये वाला जो हमने 4 मैट्रिसेस कंसीडर किए थे ये स्पैन कर रहे हैं किसको, इस M2R को। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये S वाला जो सेट है ये बेसिस बना रहा है किसका, M2R की वेक्टर स्पेस की, क्योंकि लीनियर इंडिपेंडेंट भी हो गया और स्पैन भी हो गया। तो अब हम इसकी डिमेंशन की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि S वाले सेट में हमारे पास जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, और ये बना रहा है बेसिस किसकी, M2R की, सेट ऑफ ऑल 2x2 रियल मैट्रिसेस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है वो 2x2 रियल मैट्रिसेस जो हैं ये हमारे पास फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगी है, और इसकी डायमेंशन क्या होगी, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास S में है, तो S में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं 4, तो इस मीन से इसकी M2R की जो डायमेंशन है वो हमारे पास क्या होगी है, 4 होगी है। ठीक है, इस वेक्टर स्पेस की M2R की डायमेंशन जो है वो हमारे पास क्या होगी है, 4 होगी है। और ये स्टैंडर्ड बेसिस हमने ली थी मैट्रिसेस में भी। अब स्टैंडर्ड बेसिस जो है वो ऑलवेज ट्रिवियल ही होती हैं, जैसे हमने सेट्स में स्टैंडर्ड बेसिस देखी थी इसी तरह हमने मैट्रिसेस में अब स्टैंडर्ड बेसिस देख ली हैं। तो अब हमारे पास जो है वो एक यहाँ पर ये रिमार्क है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है कि जो ज़ीरो वेक्टर स्पेस होती है रिगार्डेड एज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, तो ज़ीरो वेक्टर स्पेस को जो है वो हम फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहते हैं। अब हमने क्या शो करना है, नेक्स्ट आपका जो है वो काम ये है कि आपने ये शो करना है, ये हमारा जो है वो अगला टारगेट है कि ये हमने अगर एक सेट हमने कंसीडर कर लिया जिसमें 1 2 और 3 ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसको शो करना है कि ये फॉर्म कर रही हैं बेसिस किसकी, R3 की। ठीक है, तो उसी तरह आपने जो है वो इसको करना है, पहले इनको लीनियर इंडिपेंडेंट शो करें, फिर इन जनरल जो है वो एक एलिमेंट से आप X Y एंड Z ये एक एलिमेंट R3 में से ले लें। ठीक है, और इसको शो करें कि ये जो है वो स्पैन कर रहा है, ये जो है वो स्पैन हो रहा है इन तीनों वेक्टर्स की हेल्प से। ठीक है, तो वहाँ से आपको अल्फ़ा बीटा और गैमा की वैल्यूज़ मिल जाएंगी कि किस तरह की वैल्यूज़ जो है वो हमें यहाँ पर X Y और Z की हेल्प से जो है इन टर्म्स ऑफ X Y एंड Z अल्फ़ा बीटा और गैमा की आपने जो है वो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है, तो ये आपके पास ईजीली शो हो जाएगा। अब ये जो नेक्स्ट रिजल्ट है ये हमें एग्जिस्टेंस बताता है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है अगर, तो उसकी जो है वो बेसिस जो है एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है वह बेसिस के कोई भी अगर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसकी बेसिस जो है वो मस्ट एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, इसके भी हम प्रूफ की तरफ मूव नहीं करते, लेकिन ये रिजल्ट्स जो हैं वो आपने याद रखने हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास कोई भी दो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस आ रही हैं तो उनके जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो हमेशा सेम होंगे। ठीक है, मतलब एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की एक से ज़्यादा बेसिस पॉसिबल हैं, लेकिन सारी बेसिस में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे, और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उस वेक्टर स्पेस की। से अगर हमारे पास R2 है तो R2 में जो इसकी जितनी भी बेसिस आएंगी उसमें एलिमेंट्स जो हैं वो सिर्फ 2 ही आएंगे, क्योंकि इसकी डायमेंशन जो है वो हमारे पास क्या है, 2 है। नेक्स्ट एक और हमारे पास रिमार्क है, वो हमें क्या बताता है
कि अगर हमारे पास किसी वेक्टर स्पेस वी की डायमेंशन जो है वो n है, तो इसका जो कोई भी अगर हम सबसेट कंसिस्टिंग ऑफ n प्लस n वन एलिमेंट, तो वो हमारे पास जो है वो सबसेट जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा इन वी में। ठीक है, वी वाली वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n है, मतलब उसमें बेसिस में एलिमेंट n है। तो ऐसा कोई भी सेट जिसमें n प्लस वन या इससे ज़्यादा जितने भी n से ग्रेटर एलिमेंट, वही बात है दोबारा, होंगे, तो वो हमारे पास जो है वो क्या बना रहा होगा, वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अब उससे आगे भी इससे रिलेटेड हमारे पास एक रिज़ल्ट है कि अगर हमारे पास डायमेंशन n है और एक ऐसे ही हम सेट ले लेते हैं जिसमें हमारे पास वेक्टर्स जो हैं वो इस n से कम आ रहे हैं, तो वो फिर हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, और अगर ये हमारे पास v वाला b में एक सेट है जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है किसका, v का, और एक हम और जो है वो सेट ले लेते हैं, ये W1 W2 से लेकर WM तक, जो कि स्पैन कर रहा है v को। ठीक है, ये वाला सेट जो है वो v को क्या स्पैन कर रहा है, स्पैन कर रहा है, और ये सेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट का है। तो देन यहाँ से हमारे पास जो है ये फॉलो हो जाएगा कि ये n की वैल्यू जो है, ये बल्कि ये जो है हमारे पास m आ रहा है जो स्पैन कर रहा है, इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा हमारे पास ग्रेटर होगी इस n की वैल्यू में से। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट्स जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको जो है वो आपने याद जो है वो रखना है। अब ये हमारे पास एक और रिज़ल्ट है जिसमें हम डायमेंशंस के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर ए और बी जो हैं वो दो हमने सब स्पेसिस कंसीडर किए हैं। यहाँ पर ए और बी सबसेट नहीं है, सब स्पेसिस हैं किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी की। तो फिर इस पे ये रिज़ल्ट होल्ड करेगा कि जो डायमेंशन ऑफ ए बी है, अगर ए बी की हम डायमेंशन को ऐड करना चाहें तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, डायमेंशन ऑफ ए प्लस डायमेंशन ऑफ बी। और इसमें से इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन ज़रूर होंगे, तो फिर इन दोनों के इंटरसेक्शन की जो डायमेंशन है उसको इसमें से क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट जो है एक और हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट है, वो हमें क्या बता रहा है कि अगर W जो है ये सब स्पेस है वेक्टर स्पेस V की, और W हमने सिर्फ ज़ीरो वाला जो है वो वेक्टर कंसीडर किया है, तो देन डायमेंशन ऑफ W इज़ टेकन टू बी ज़ीरो, तो फिर इसकी डायमेंशन जो है वो हम ज़ीरो ही करेंगे कंसीडर। ठीक है, अब W अगर हमारे पास सब स्पेस है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V की, और हमें कहा जाता है कि डायमेंशन फाइंड करें V ओवर W की, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, V यहाँ पर वेक्टर स्पेस है और W जो है वो V की क्या है, सब स्पेस है। तो फिर इसकी डायमेंशन हम कुछ इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W, अगर V ओवर W की डायमेंशन हमें फाइंड करनी है तो ये हम V की डायमेंशन में से उस सब स्पेस की डायमेंशन जो है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बस यही जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट्स थे। इन सारे रिज़ल्ट्स को जो है वो आपने अच्छे से रिमाइंड कर लेना है। नेक्स्ट हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।